नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार संतुलित और समावेशी बजट का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बजट से पहले हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की अवधि पर मुहर लग गई है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगेगी। तो वहीं बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि बजट संतुलित, दूरदर्शी और समावेशी होगा। दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं। बजट से पहले सीएम ने कई प्री बजट बैठकें की। दावा किया कि अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा। प्री बजट बैठक में विपक्ष नहीं पहुंचा तो सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। साथियों, हरियाणा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी पहचान केवल कृषि नहीं है, खेल तक सीमित नहीं रही है। साथियों, आज हरियाणा उद्योग, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी सशक्त उपस्थिति आज दर्ज करा रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारा आगामी बजट इस विकास यात्रा को और गति देगा। साथियों, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष अपने तरीके से बात को करता है। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहां पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलें। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि वे आंकड़ों से नहीं बल्कि आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए, तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष की तरफ से कई बड़े दावे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बजट से नाउम्मीद नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित का काम नहीं कर रही और केवल कर्ज ले रही है। इसके साथ ही सत्र को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बजट सेशन के दौरान सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मजबूती के साथ सभी मुद्दों को उठाएंगे। प्री बजट बैठक में कांग्रेस के न पहुंचने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को सुझाव के लिए नहीं, मखौल उड़ाने के लिए बुलाया था। बजट कुछ हो ही नहीं रहा। बजट का क्या, ये तो कर्जा ले रहे हैं। चारवाक की नीति बेचारे कर्जा ले रहे हैं। चारवाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो चल रहे कर्जा ले रहे हैं, जनहित का कोई काम नहीं। बजट है कहाँ इनके पास? है क्या कर्जा? बताया तो सही। धान के घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। कोई SIT बनाते रिपोर्ट नहीं आती। कभी स्टाफ घोटाला होता है, कभी शराब का घोटाला होता है, कभी धान का घोटाला होता है। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे को बुलाते हैं। हमारे पास मौका है, विधानसभा में हम हर चीज उठाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हमारा विधानसभा है। 20 तारीख से होगा और बजट सत्र वैसे भी लंबा होता है और कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के लिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पे हमेशा से तैयार रहती है मुद्दों के साथ। बिल्कुल बुलाया गया था, हम लोग नहीं गए। फायदा क्या है जाने का? जब हम सेशन में कोई बात कहते हैं, प्री बजट की पुरानी मीटिंग्स जब हमने अटेंड करी, उसमें हमारी ओर से सुझाव दिए गए। हम लोगों को, विपक्ष को तो मखौल बनाने के लिए बुला लेते हैं आप। असली जो मजा है, असली जो लड़ाई है लोकतंत्र में जो होनी चाहिए, वो विधानसभा में होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं
और कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी की हैं। क्या फायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके हा हा ही हू और अश्योरेंस दे देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। तो बजट सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर सदन के भीतर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हावी रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बजट से पहले ही हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वैशाली तोमर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र वर्तिया हमारे साथ शामिल होंगे, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी चर्चा का हिस्सा होंगे। वैशाली जी, आपका स्वागत है चर्चा में। देखिए, बीजेपी तो कह रही है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि समावेशी बजट होगा और विकास को रफ्तार देगा ये बजट, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो कोई उम्मीद नहीं है बजट से। नमस्कार, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके साथ जुड़े जो पैनल पे जो साथी प्रवक्ता है उनको भी सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी देखिए, बजट से हरियाणा को कोई उम्मीद नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा को बीजेपी के किसी भी फैसले से, भाजपा के किसी भी विचार से, भाजपा के किसी भी कार्य से कभी भी कोई भी सहमति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो विपक्ष है। अगर विपक्ष की तारीफ करने लग जाएगा तो फिर विपक्ष कैसा। इतने वर्षों से 11 वर्ष पूर्ण हो चुके सरकार को, कोई भी एक कार्य छोटा सा भी कार्य अगर इनसे पूछा जाए विपक्ष में बैठे हुए लोगों से कि ये बहुत अच्छा काम किया है, तो वो एक भी नहीं बता सकते। देखिए, कोई भी कार्यकाल रहा, आप भाजपा के अगर वरिष्ठ नेताओं को भी देखेंगे, शीर्ष नेतृत्व को भी देखेंगे, तो सदैव विपक्ष में बैठे थे और कोई आस भी नहीं थी। अगर पुराना काल उठाकर देखा जाए तो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है और भाजपा का एक सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तभी भी उसके बाद हमारी कोई सरकार की आने की उम्मीद नहीं थी। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि भाजपा की सरकार, जब एक छत्रराज कांग्रेस ने किया था, उतनी शिद्दत से उतनी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कभी देश विरोधी बात नहीं की, उसके बाद भी कभी देश विरोधी नारे नहीं लगाए, उसके बाद भी कभी देश की विश्व पटल पर छवि खराब हो, इस तरह की बात कभी विपक्ष ने नहीं करी जब एक छत्रराज कांग्रेस का हुआ करता था। लेकिन आज आप अगर देखें तो राजनीति ही अलग तरह की हो गई है। राजनीति आप देखें, राजनीति, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी वैशाली जी। जी, अगर राजनीति देखी जाए तो राजनीति कोई विपक्ष को जवाब देने के लिए या दोबारा से अपनी जमीन तलाशने के लिए नहीं रह गई है, आज देश विरोधी बात करने के लिए हो गई है। आज अगर विपक्ष के आप एक एक बयान सुनेंगे, एक एक बात सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष किस तरह से इस तरह की बात कर सकता है, जब पता चलता है कि ये देश के विरोध में है। इन्हें ना ही तो देश के किसी ग्रोथ से मतलब है, ना ही देश के किसी विकास से मतलब है, ना ही इन्हें किसी जनता के किसी सुकून से मतलब है, किसी, मैं ये कहूंगी, किसी फैसले के, किसी अच्छे नियमों से कुछ भी इन्हें मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किस तरह से दोबारा में सत्ता में पेश करना है, किस तरह से लोगों की जो मन है, जो मानसिक स्थिति है, उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ करें, कुछ भी देश में विभाजन की स्थिति पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, बट इनको किसी भी तरह से सत्ता में वापस आना है, जिसकी वजह से ये बेफिजूल की बातें करते हैं और बेफिजूल की बातें करते हैं। अगर कल को भाजपा ये कह दे कि शुद्ध हवा में सांस लेना जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, अगर इस तरह का कोई ये कह दे कि सुबह को उठ के योग करना जो है, वो रामदेव जी भी कहते हैं योग करना चाहिए, वो फायदेमंद होगा, तो अगले ही दिन देखिएगा आप राहुल गांधी जी का ये बयान आ जाएगा कि नहीं, ये भाजपा ने कहा है कि योग करना है, तो ये योग निरोग नहीं कर सकता। ठीक है वैशाली जी, रोगी बना देगा, आपकी बात आपको सांस नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन बजट को लेकर जिस तरह के दावे सरकार कर रही है, दूसरी तरफ हम विपक्ष के बयानों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्जा ले रही है सरकार, प्री बजट बैठक में नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस नेताओं का, विधायकों का कहना है कि आप तो बुलाकर उनका मखौल उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से वो वहां नहीं पहुंचे, और अब जब विधानसभा सेशन शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होगा, तो सरकार को घेरेंगे, वो उनका प्लेटफॉर्म वही है। तो वो तो घेर ही रहे हैं, उसके अलावा उनके पास है भी क्या? उसके अलावा उनको ये नहीं पता कि धीरे धीरे अन्य राज्यों से कैसे साफ होते चले जा रहे हैं। तो एक बार को हमें भी अपने आप को, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए, जब उसको ये कहते हैं कि बच्चा भी अगर 10th में फेल हो जाए ना, उसके रिजल्ट कमजोर आए और उसको ये लगे कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो दूसरे तरीके से वो करता है,
दूसरे तरीके से अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करता है और दूसरे तरीके से अपने पास किस तरह से वो पास हो, पहले क्या कमियां रह गई है उन पे सुधार करके दूसरे तरीके नीतियां अपनाता है। लेकिन इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मानना ही नहीं चाहते हैं, इनको ये भी अब तक नहीं पता चला है। मैं इतनी हैरान हूं कि इतने बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने राजनीति की, इतना बड़ा वैशाली जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्तिया जी और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सुरेंद्र जी, वैशाली जी कह रही हैं कि आप वो तो कुछ भी कर ले, सरकार कोई अच्छी भी बात कहेगी तब भी विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष केवल विरोध कर रहा है, सकारात्मक कोई रवैया नहीं है विपक्ष का। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार कहना चाहूंगा और साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार कहना चाहूंगा। देखिए, सरकार अगर जितना बोलती है उतने काम करती तो आज शायद ये मुद्दे ना उठते। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने काफी कुछ कहा कि हमारा काम तो सिर्फ शोर मचाना है या आवाज उठाना है, तो हम तो शोर मचाएंगे और आवाज भी उठाएंगे क्योंकि हम जनता की आवाज, और जनता की आवाज ये है कि जो अभी केंद्रीय बजट आपने देखा उसके अंदर किसी भी वर्ग को कुछ भी नहीं मिला है। ना तो किसी किसान के बारे में कुछ बोला गया, ना बेरोजगारी के बारे में कुछ बोला गया, ना महंगाई के बारे में कुछ बोला गया। तो सिर्फ बस 90 मिनट का भाषण पढ़ दिया गया और सेम एज हरियाणा में भी होने वाला है जो दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आप ये देखिए कि हरियाणा तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। हरियाणा कर्ज में नंबर 1 है और हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। जब आपने पिछले बजट जितने भी पेश किए उनके प्रावधान में जो जो आपने कहा उनमें से कितने % आपने वो घोषणाएं पूरी की और कहां तक वो योजनाएं जो आपकी थी धरातल पर उतर पाई और उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। इससे मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता से, बीजेपी सरकार से कि उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरी बात रही कि हरियाणा में जो बेरोजगार हैं उनके लिए आपके पास क्या स्थायी नीति है। हरियाणा का जो किसान है वो एमएसपी की मांग कर रहा है पिछले लंबे समय से। आपने अभी तक किसी भी प्रकार से उनको ना तो मुआवजा दिया, ना एमएसपी दी, ना उनकी फसलें पूरी तरह से दिख रही हैं, ना ही उनकी वो किसी तरीके से भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। और जो बजट की बात की, आम आदमी के हित की बजट की बात, अभी आपने देखा होगा कि पीछे एक खेल का हादसा हुआ था मैदान में, खेल मैदान में हादसा हुआ था। उसके अंदर भी इतने स्टेडियम, इतने बड़े बड़े खेल मैदान कांग्रेस के टाइम में बने, लेकिन बीजेपी पिछले काफी टाइम से उनका रखरखाव भी नहीं कर पाई। अभी मनरेगा योजना में जो अभी तक केंद्रीय मंत्री, अभी जो इनके सरकार के केंद्रीय मंत्री है इस टाइम मौजूदा, उन्होंने ही अपनी सारी घोषणा, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि 50 दिन का रोजगार हम दे पाए। तो अब अगर पिछले 50 दिन का दे पाए हैं और हरियाणा की हालत तो पहले से खराब है, जो जिसके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज है और जिसकी लगभग 30% तो हम कर्ज चुकाने में चले जाते हैं, तो कैसे उस योजना में ये कर पाएंगे कि उनको मनरेगा में 40% जो पैसा सरकार हरियाणा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसकी इनकी क्या नीति है, वो पैसा कहां से आएगा, ये मेरा सवाल है। और दूसरी जो महिलाओं की योजना थी, इन्होंने अभी पीछे घोषणा की कि सभी महिलाओं को पूरा 2100 रुपए मिलेगा, लेकिन हुआ क्या कि जब फॉर्म भरे गए, 9 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरे, उसके अंदर से मिला कितनों को, पहली किस्त जो जारी हुई वो 5 लाख को हुई, दूसरी किस्त जो जारी हुई 7 लाख को। लेकिन 31 जनवरी आज अगर दोबारा देखें तो अभी 12 लाख महिलाएं उसका फॉर्म भर चुकी हैं और उसके अंदर भी इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए, अलग अलग चीजें बना दी कि किस प्रकार से महिलाएं कभी पीएससी सेंटर के चक्कर काट रही हैं, कभी मोबाइल फोन जिनको चलाना भी नहीं आता है और ना ही उनके पास किसी से लेकर उसमें ऐप डाउनलोड करके वो उस पर अपलोड करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा जो मैं अभी नौकरियों के बारे में कह रहा था, तो हरियाणा तो अब नौकरियां कहां से दे देगा, नौकरियां तो ये बाहर देने लग गए हैं। अभी आपने जो पीछे रिजल्ट देखा होगा एसडीओ की भर्ती की, ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात मैं समझ गई हूँ, ठीक है। राजेंद्र जी, देखिए बजट को लेकर जो चिंता है वो तो लाजमी है, हर व्यक्ति की उम्मीदें हैं बजट को लेकर और हर कोई चाहता है कि हर वर्ग को कम से कम इतना तो मिल सके कि प्रदेश का विकास हो। लेकिन उससे पहले जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, एक तरफ प्री बजट बैठक में न्योता दिया जाता है, विपक्ष पहुंचा नहीं, अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बुलाते हैं बैठक में, हमारे सुझाव शामिल नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि जब सुझाव के लिए बुलाते हैं तो आते नहीं है। ये एक अलग तरह का यहाँ पर मनमुटाव देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में।
देखिए, मनमुटाव तो है ही, वो संसद में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ हरियाणा में भी है। लेकिन चलिए, विपक्ष अगर नहीं भी गया तो सेशन के दौरान तो विपक्ष तो एक गवर्नेंस का एक पार्टी है, अगर देखा जाए तो एक हिस्सा है। वो एक तरह की यहाँ की सरकार, गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था में वो भी अपनी एक भूमिका निभाता है। तो जब विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा, फिर बजट पर चर्चा होगी, बोलने का टाइम भी मिलेगा, सभी विधायक बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, तो वो अपनी बात रख सकेंगे, जो भी सुझाव देना है वो वहां दे सकेंगे। वो नहीं गए, वो तो एक कस्टमरी था, एक परंपरागत रूप से था कि भाई आप सभी पक्षों से बात कर रहे हैं तो विपक्ष के विधायकों से, नेताओं से भी बात की जाए, तो वो ठीक है कि वो सुझाव देते। अब उनकी दलील ये है कि हमारे सुझाव को सम्मान नहीं मिलता, आप उनको शामिल ही नहीं करते, तो फिर हम क्यों आए बैठक में। लेकिन उनको तो फिर भी एक अवसर मिलेगा, अभी जब सेशन शुरू होगा तो उनको जब बजट पेश होगा, बजट पर चर्चा होगी, वो प्रश्नकाल भी होता है, तब भी वो अपनी बात उठा सकते हैं, वो रख सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि बजट में ये हो, ये होना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान भी किसी न किसी मुद्दे पर जब चर्चा है, संबंधित मुद्दे पर कोई चर्चा होती है तो बजट को लेकर भी दे सकते हैं, और बजट पर तो स्पेशल चर्चा होगी, वो संशोधन भी पेश कर सकते हैं कि बजट में ये शामिल किया जाए। ये अलग बात है कि फिर सरकार उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, शामिल करती है कि नहीं करती, वो तो सामने आ जाएगा। तो विपक्ष को इतना निराश होने की जरूरत भी नहीं है, और उन्होंने तैयारी भी की है, कई मुद्दे भी सिलेक्ट किए हैं कि जिस तरह से उठाए जाएंगे। अभी तो जो है अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है, उसका बड़ा जो है विपक्ष ने उसको मुद्दा बना दिया है, तो उसमें देश हित का ध्यान नहीं रखा गया। अभी उसके सारे प्रावधानों का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा भी उन्होंने ये हरियाणा विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों में शामिल किया है, तो ये काफी कुछ हो चुका है। बाकी रोजगार का मुद्दा है, उनका एक मुद्दा ये भी है कि ये जो भर्तियां की जा रही हैं, इसमें हरियाणा के युवाओं को कम स्थान दिया जा रहा है, बाहर के युवाओं को ज्यादा भर्ती किया जा रहा है, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है, ये भी उठाया जाएगा। और इसके अलावा मनरेगा को लेकर तो वो चल ही रहा है इनका आंदोलन, और फिर जो है वो सदन में भी आ जाएगा, विधानसभा में भी गूंजेगा। तो ये ठीक है कि ये तो देखते हैं कि सरकार किस तरह से किस विपक्ष के किस मुद्दे को किस रूप में देखती है और किस सुझाव को कैसे देखती है और कितना उसको सम्मान देती है। ये तो सरकार के उसकी विचारशीलता पर निर्भर है कि वो कैसे सोचती है। बिल्कुल राजेंद्र जी। वैशाली जी, तो विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है, मंथन भी हो चुका है। क्या बीजेपी इतनी तैयार है कि विपक्ष के सवालों का जवाब ठीक तौर से दे पाए? देखिए, तैयारी उनकी नहीं होती जिन्होंने काम नहीं किए होते। उनको सोचने की आवश्यकता होती है, उनको कागज तैयार करने की आवश्यकता होती है, और उनको झूठ सच बोलने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि जितना सरकार बोलती है, अगर उतना काम करती तो आज उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं होते। देखिए, इनसे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। विपक्ष के पास अगर मुद्दा नहीं होगा तो विपक्ष कैसे रह जाएगा? बताए ना आप, कैसे रह जाएगा? मसला जो है वो दृष्टि का है, कामों का नहीं है। विपक्ष है तो उस नजर से देखेंगे, और उनको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वो बोलेंगे। अब आपको अगर इनको नेशनल हाईवेज इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, सड़क नहीं दिखाई दे रही, फ्लाईओवर नहीं दिखाई दे रहे, एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई दे रहा, इनको यूआर नहीं दिखाई दे रहा है, या इनको यहाँ से दिल्ली से लेके राजस्थान, वो जयपुर से लेके मुंबई से लेके कटरा से लेके, अगर इनको कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, इतने बड़े बड़े हाईवो का इनको नहीं जाल दिखाई दे रहा है, तो फिर दृष्टि में दोष है ना। आपको दिखाई देते होंगे, आप आती होंगी घर के, कितना कितना रास्ता कम हो गया, कितना किस तरह से आज एक मैं ये कहूंगी कि हाईवे और सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वो कितना बेहतर हो गया। अगर आप सड़कों से जाएं, और स्पेशली मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, अगर हरियाणा को आप देखिए तो रोज नए नए कितने, जब से भाजपा की सरकार आई है, कितने हाईवे का निर्माण हुआ है। इनको नहीं दिखाई देगा तो कैसे बताएंगे? इनको वो दिखाई देता था सड़कें नहीं होती थी, गड्ढे होते थे, कहीं जाने में भी पूरा पूरा दिन का समय लगता था। अब इनको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ से सोनीपत भी आप 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं? बताइए क्या कह सकते हैं, जब इतना इनको वंदे भारत नहीं दिखाई दे रही। यहाँ से बैठते हो, चंडीगढ़ जाते होंगे कि 11 बजे बैठते हैं और 1 बजे उतर जाते हैं, लेकिन अब बैठ के भी जा रहे हैं, उन पर चल भी रहे हैं, हाईवेज को देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद
इनको रेलवे मॉडर्नाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा, कोई योजना नहीं दिखाई दे रही, कोई विकास नहीं दिखा रहा, अटल पेंशन योजना नहीं दिखाई दे रही, पीएम फसल बीमा योजना नहीं दिखाई दे रही है, डिजिटल इंडिया मिशन नहीं दिखाई दे रहा है, स्टार्टअप नहीं दिखाई दे रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी शपथ लेते ही कहा कि आज का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर है। तो हमारे यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो बजट आया, आप पहले देखते थे कि जो महिलाएं होती थी वो लाभार्थी होती थी, सिर्फ जो बजट आते थे वो सहानुभूति वाले होते थे कि 2000 रुपए दे दो, 4000 रुपए दे दो। क्यों दे दो महिलाओं को? महिलाएं क्या कम है किसी से? महिलाओं को कम वो आंकता है जो महिलाओं की योग्यताओं से डरता है। महिलाएं घर भी संभालती हैं और महिलाएं इस देश की उन्नति, प्रगति, उत्थान में अपना योगदान भी देती हैं। तो क्यों महिलाओं को इस नजर से देखा जाए? आज वो महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से आज वो महिलाएं खुद रोजगार दे रही हैं, रोजगार ले नहीं रही है, रोजगार दे रही है। आज वैशाली जी वो पूछ रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि पिछले बार जो बजट आया वो तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो ठीक से उसका काम नहीं हुआ। जल्दी से 10 सेकंड में आपने जवाब दीजिएगा। क्यों? देखिए, इनको तो दिखाई नहीं देगा पिछली बार का बजट आया, क्या नहीं हुआ वो बताएं। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी, उसके बाद शपथ ली है। इनकी तरह नहीं है यहाँ बैठकर बोलते हैं। आपको इनको वो वीडियो सुना देनी चाहिए, हमसे सवाल करने की बजाय इनको वीडियो दिखा देनी चाहिए जब इनके विधायक कहते थे भाई 100 वोट पे 1 नौकरी मिलेगी। और हम नहीं, बीजेपी की तरह नहीं है हम, क्या हम योग्यता के अनुसार नौकरी दे देंगे। हम तो आप वोट दो, रिश्तेदारों को भर लेंगे। तो वो अगर इनको इतने सारे स्टार्टअप इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है, स्टैंड अप इंडिया नहीं दिखाई दे रहा, डिजिटल इंडिया मिशन नहीं दिखाई दे रहा, पीएम फसल बीमा योजना नहीं दिखाई दे रही है, इनको जो हर महीने सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए की किस्त, ठीक है वैशाली जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है वैशाली जी, दोष है कि नहीं है? वैशाली जी, इनको आयुष्मान में इलाज की आवश्यकता है सबसे पहले। कि जो महिलाओं को आपने 2100 रुपए देने थे, उसमें अभी आपने फिर से ये कह दिया कि 1000 रुपए की एफडी होगी। जिनको भूख आग लगी है उनको आप एफडी करके दे रहे हो। और दूसरी बात आपने ये कही कि नौकरियां, एसपी/एसटी का अभी रिजल्ट आया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर 1711 पोस्ट निकाली थी, और उसके बाद आज 7 साल हो गए उस बात को, 2026 में उसका रिजल्ट आया, और जिसमें हरियाणा के सिर्फ 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 5061 बच्चे जो हैं रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि वो काबिल बच्चे थे। दूसरी इसके अंदर ये एक और बात बताना चाहूंगा कि 154 पोस्ट थी एसडीओ की बिजली विभाग के अंदर, जिसमें से सिर्फ इसमें जो है 78 तो दूसरे प्रदेशों को दे दिया आपने। क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? क्या हरियाणा में यूनिवर्सिटीज या हरियाणा में एजुकेशन इतनी पीछे हो गई कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई आती नहीं है? तो मैं ये बातें आपसे पूछना चाहूंगा। और इसके अलावा आपने ये कहा कि किसानों को आप कहां से दे देंगे? किसानों के तो 50 किलो का बैग जो यूरिया का हुआ करता था उसको आपने 43 किया, फिर उसके बाद 40 किया, और अब किसानों पे महंगाई की मार रहे हैं आप पेस्टिसाइड को महंगा करके। और जो आपके में एमएसएमई की बात की, तो जो आपको अभी तक यही नहीं पता कि कितने उद्योग बंद हो गए हैं, आप उसके झूठे आंकड़े क्यों पेश कर रहे हैं? आप हाईवे की बात करते हैं, आज हरियाणा हाईवे में टोल के अंदर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा टोल हरियाणा में वसूला जा रहा है। आपने अभी कहा कि इतनी सुविधाएं दे दी, तो आप ये बताइए ना कि ये आपने जो सुविधाएं दी हैं उनका हल कहाँ, आम जनता को कहाँ मिल रहा है उनका फायदा? आम जनता को तो निचोड़ रहे हो आप। और जितने भी किसान, नौजवान या महिलाएं सब परेशान है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा है, आपके हॉस्पिटल्स में चले जाए तो बुरा हाल है। और आपकी जितने ये क्या नाम आयुष्मान कार्ड हैं, वो आधे से ज्यादा हॉस्पिटल में चलते नहीं। लोग जितने भी किसान बेचारे लोग हैं वो दर दर धक्के खा रहे हैं उसको। तो आप इन चीजों का जवाब दीजिए, ये सब आपको जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि आप अपने जवाबों से भाग नहीं सकते। ठीक है वैशाली जी, जवाब दीजिए। इनको ये नहीं पता है, आप खुद जाएं, कल खुद एडमिट हो जाएं और वहां जाके आयुष्मान कार्ड आप खुद जाओ, जाके अगर नहीं चला ना तो वहीं के वहीं वीडियो बना के भेजना। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं चला, मैं चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैं आपके डिबेट पे पूरे चैनल के सामने तोड़ के माफी मांगूंगी। अगर वहां पे कोई भी कह दे कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, आप जाके कल एडमिट होइए पहले ही। मैं पूरे हरियाणा के सामने आपसे माफी मांगूंगी अगर मेरे प्रधानमंत्री का दिया हुआ आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा होगा। 10 एग्जाम्पल दे दूंगा कल आपको 10 एग्जाम्पल दे दूंगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, खुद एडमिट हो जाइए। अभी तक आपके पैसा पेंडिंग है, अभी तक उनका पैसा पेंडिंग है, आपका वो पैसा नहीं पहुंचा। मैं ये कह रही हूँ, आप मुआवजा नहीं दे पाए हैं, किसानों को मुआवजा नहीं दे पाए। होने वाला है
ना ही कोई महिला परेशान है, ना ही कोई युवा परेशान है। अगर परेशान है तो सिर्फ कांग्रेस के विपक्ष के लोग परेशान है और कोई परेशान नहीं है। अगर स्टार्टअप्स लगते हैं और खत्म हो जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब सीख रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स चलते भी है। आप लेकिन नेगेटिविटी ढूंढते हैं और इसी वजह से ये है कि जनता आपको नकार रही है। पॉजिटिविटी जो बता रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या हरियाणा कौन में नंबर 1 नहीं है? हरियाणा में आपसे ज्यादा कौन वसूला जा रहा है? ये आगे बता रही हूँ, ठीक है वैशाली जी, ठीक है जल्दी से सुना। वैशाली जी 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर मुझे सुरेंद्र जी के पास जाना है। प्रधानमंत्री जी ने जब सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा था जिसके विषय में 60 वर्षों तक कांग्रेस रही कभी ना सोच पाई। वो था शौचालय, जिसके विषय में सब बात करने से डरते थे। महिलाएं जाती थी लोटा लेकर और घर तक पहुंचती भी नहीं थी। जाने कितनी महिलाओं के साथ रेप होते थे, बलात्कार होते थे और घर से महिलाएं निकलती नहीं थी डर के मारे, और उस अंधेरे छिपी रात में लोटा लेकर निकलती थी। आप इस तरह की बातें ना करें। उन्होंने घर घर शौचालय किया, उन्होंने हर घर नल योजना के माध्यम से जल पहुंचाया। आज गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस मिल रही है। क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? आप सिर्फ ये बताइए कि हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? पहली बात तो आप पहले जाकर जनता से मिले, आप पहले जनता से जाकर मिले। यहाँ बैठकर ऐसे फटाफट सवाल पूछने से कुछ नहीं होने वाला। सुरेंद्र जी और वैशाली जी, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं या बस अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं? एक इंसान अगर सवाल पूछ रहा है तो दूसरा जवाब दे, फिर शांत हो जाए। अगर आपको 1-on-1 करना है, ठीक है, मैं मीडिएटर के तौर पर यहाँ पर अपनी भूमिका नहीं अदा कर रही, लेकिन अगर आपको सवाल जवाब करने भी हैं तो कम से कम शांति से कीजिए, दर्शकों को समझ में तो आए। सुरेंद्र जी जल्दी से सवाल पूछिए, फिर वैशाली जी जवाब दीजिएगा। मैडम मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हरियाणा का जो बेरोजगार है, जो सुबह घर से निकलता है रोजगार की तलाश में, वो चाहे MA है, MPhil है, BEd है, PhD है, आज वो दर-दर धक्के खा रहा है। वो अपनी दिशा को बदल रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भटक रहा है। तो आप उसके रोजगार की गारंटी कैसे देंगे? क्योंकि आपने जो रोजगार दिए हैं अब तक वो दूसरे प्रदेशों के बच्चों को देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हरियाणा का बच्चा जो है वो चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, किसी भी तरह की उसको जॉब नहीं मिल रही। दूसरी, कौशल रोजगार के अंदर आपने जो है कोई पारदर्शिता नहीं है, ना ही वहाँ आरक्षण लागू है। तीसरा, हरियाणा के अंदर जो किसान है उसको आप उसकी जो आय है उसको दोगुना करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? तो आप ये बताइए। और जो आपने टोल की बात की थी उसका भी बता देता हूँ कि टोल जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वसूला जा रहा है। आप ये बताइए कि इन सारे चीजों का समाधान कैसे करेंगे? आप हर चीज का उत्तर दीजिए इसका। ठीक है वैशाली जी, सिरे से खारिज कर दिया आपके दावों को। आप मूलभूत सुविधाएं देने का दावा कर रहे थे, अंत्योदय का दावा आप करें, सिरे से खारिज कर रहे हैं, आपका क्या जवाब है? देखिए, एक एक करके अब जैसे मैंने इनकी बात ध्यान से सुनी है ना, तो अब ये भी मेरी बात ध्यान से सुनिए और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें वैशाली जी। लेकिन 1 मिनट, केवल 1 मिनट, क्योंकि मुझे राजेंद्र जी के पास भी जाना है। देखिए, इन्होंने ये कहा कि दूसरे प्रदेशों से जो युवा हैं वो भर्ती हुए हैं। इनको पता भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 123 जो बच्चे हैं वो बाहर के, जिसमें हरियाणा के हैं, वो भर्ती हुए हैं। तो ये क्यों बांट रहे हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से जहां जहां क्वालिफिकेशन होती है, जहां बच्चा भरता है उसका वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाता है। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई है? सारा देश हमारा है, सारा भारत हमारा है और सारे भारत के युवा हमारे हैं। इसे बांटने की क्या आवश्यकता है? रही बात दूसरी, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली 24,000 बच्चों को सबसे पहले नौकरी दी, उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिए, उसके बाद उन्होंने शपथ ली। तीसरी बात, महिलाओं के लिए, महिलाओं को स्टार्टअप्स के लिए आज सबसे ज्यादा, अगर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना हुआ है जहां महिलाएं शिक्षित है, प्रशिक्षित हैं और लोगों को रोजगार दे रही हैं। वो महिलाएं जो घर में बैठी होती थी और चूल्हा चौका करती थी, आज उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में नायब सैनी जी उन महिलाओं से जाकर ये मिलेंगे तो इनको पता चलेगा कि कोई अचार के माध्यम से, कोई जो उनसे कागज से इतने अच्छे मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है अभी भी कि जिनका अभी केंद्र में इतने लाखों का सामान उनका बिका है। और हर बार जो ये मेला लगता है हरियाणा में, उसमें उनके सारी प्रदर्शनी होती है और उनका सामान आज किसी तरह से कोशिश करी जा रही है कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं जो अपना सामान खुद बनाती हैं उसको विश्व स्तर से भी आगे लेकर जाया जाए। लेकिन इनको जब मिलेंगे नहीं, जब बाहर निकलेंगे नहीं, जनता से बात नहीं करेंगे, घर घर जाएंगे नहीं, किसी की परेशानी नहीं सुनेंगे,
लेकिन अपने आप बैठ के रट्टाफिकेशन कर रखा है, महिलाएं, युवाएं, रोजगार, किसान, सड़क, बस ये रट्टाफिकेशन है इनका। आप किसी का मिलो तो जाके, अभी मैंने कहा है कि हरियाणा आप जाके खुद एडमिट हो, आप दूसरों की बात क्यों सुन रहे हो? खुद जाके एडमिट हो। बीमारी नहीं है तो कैसे एडमिट हो जाएंगे कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा, मैं पूरे हरियाणा के सामने आपसे माफी मांगूंगी, पर जाके एडमिट तो हो। यहाँ बैठ के बोलने से क्या फायदा हो रहा है? नहीं, वैशाली जी भी बीमार नहीं है वो। सुरेंद्र जी आपको कोई परिचित हो उसका बता दीजिएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास एडमिट करवा के मानेंगे। देखिए मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, मैं एडमिट होना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी। अब इसीलिए मैं कह रही हूं, क्योंकि मैं खुद मैं हॉस्पिटल्स में जाके ये वेरिफिकेशन करके आई हूं, तभी मैं बोल रही हूं इतने विश्वास के साथ कि आयुष्मान कार्ड चलता है या नहीं चलता है। इवन मैं आपको बताती हूं, एक आईएएस ऑफिसर अभी एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसकी शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, वहां पर जाके इस आयुष्मान कार्ड के चलते गांव के लोगों को लाते थे, उनको 20,000 रुपए देते थे और 2-2 लाख रुपए का बिल बनाते थे। ऐसे कई हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई है। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम भी होना चाहिए। आपका और हमारा पैसा है, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए किसी के खातों में। आज जो महिलाओं को 2100 रुपए की बात चल रही है ना, तीसरी किस्त उसमें डाली गई है, आपको पता है? हिमाचल और हरियाणा से लोगों ने, महिलाओं ने नहीं, पुरुषों ने उसमें फॉर्म भर रखे थे। अरे मेरा और आपका पैसा है, कैसे जाने दें ऐसे? ठीक है वैशाली जी, समझ गई मैं आपकी ठीक है, बात। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। काफी देर से आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, मुझे राजेंद्र जी से कुछ समझना है। ठीक है वैशाली जी, ठीक है समझ गई मैं आपकी बात। सुरेंद्र जी भी समझ चुके हैं। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से केंद्र में हमने देखा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टार्टअप का जिक्र किया गया है दोनों सरकारों की तरफ से। क्या इस बार बजट में ये प्रावधान हमें स्टार्टअप के लिए कुछ खास देखने को मिल सकता है क्या? देखिए पिछले बजट में ही सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी को बड़ा महत्व दिया था और उसके लिए उन्होंने एक फंड की स्थापना की बात की थी, जो फंड ऑफ फंड्स, तो वो कोई 1-2 हजार करोड़ का स्थापित करना था। हालांकि वो कह रहे थे कि स्थापित करेंगे, अभी तक उसका फॉर्मेशन सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि इस बजट में आ जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि स्टार्टअप के मामले में हम जो है देश में 4थे स्थान पर है। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो महिलाएं 50% जो है महिलाएं हैं स्टार्टअप चलाने वाली, और उसको हम परसेंटेज हमें बढ़ाना है, जिसको 60% करना है। तो सरकार उस तरह से अपने तरीके से काम कर रही है। वो डायरेक्ट सारे बेनिफिट जो है एक एक नागरिक को, वो तो जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो उसके परिणामी लाभ सभी को मिलते हैं। सभी के हिस्से में कुछ न कुछ आता है। जब इनकम बढ़ती है, वो बढ़ती है, तो उसके कुछ न कुछ फायदे जो है हर नागरिक को मिलते हैं। तो वो ये है कि सरकार अपनी नीतियां लेके आएगी। देखते हैं बजट में किस तरह का आगे का प्रावधान क्या है। 2,05,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, इस बार कुछ बढ़कर आएगा। कुछ 12-13% तो बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है, तो उसी दर से बढ़ता आ रहा है अभी तक बजट। तो लगता है कि कुछ और प्रावधान भी नए आएंगे, कुछ नई योजना भी आ सकती है। तो अब ये बजट का थोड़ा इंतजार करना होगा। चर्चा हो रही है, हितधारकों से बात हुई है, तो देखते हैं कि अब ये जो मंथन चल रहा है, मनोहर सरकार ने ही मंथन शुरू किया था और वो परंपरा आगे बढ़ गई है, तो मंथन से फिर और क्या निकल कर आता है। ये तो जो है जैसे आजादी का अमृत काल चल रहा है, तो ये भी एक अमृत मंथन ही होगा। तो तमाम हितधारकों से, स्टेक होल्डर से मुख्यमंत्री जी ने बात की है और विपक्ष के भी सुझाव आएंगे। तो ये जो इस तरह से मंथन होगा, इसमें भी कुछ न कुछ उम्मीद की जाती है, कोई अमृत निकल कर आएगा और कोई कलश जो है पूरे प्रदेश में, जो जीडीपी के रूप में जो कलश आएगा, अमृत कलश, उसका लाभ जो है हर नागरिक को, सभी को मिलेगा। तो अब ये विपक्ष, वो बजट का इंतजार है। 20 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा और उसी बीच में बजट आ जाएगा। तो देखते हैं कि फिर उसमें विपक्ष अपने सुझाव किस तरह से रखता है और सरकार उनको किस तरह से लेती है, उन पर क्या विचार करके क्या फैसला करती है, उन सुझावों पर। सुझाव तो आते ही है, विपक्ष आलोचना करता है, अपने सुझाव भी रखता है, तो सदन में भी आ जाएंगे सुझाव। अगर वो मीटिंग में लेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो सदन में आएंगे। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कारण क्या है कि हरियाणा सरकार ने एक अपना 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 खरब पर ले जाना है। तो वो उसी हिसाब से लेकर आएगी। उसकी गति भी तो सेट करनी पड़ेगी, स्पीड, कि वो उस स्पीड से आगे बढ़ना है, तब हम 2047 तक $1 खरब की अर्थव्यवस्था बने। तो उस हिसाब से सरकार को काम करना है और हर साल बजट में कुछ ना कुछ उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी
तो इंतजार की जरूरत है। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना होगा बजट सत्र के दौरान सरकार क्या लेकर आती है। सुरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी प्रदेश को या नहीं होगी? देखिए, मंथन कितना भी कर ले, जो गवर्नमेंट है उसमें वहीं का वहीं रहना है, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये सोच लिया है कि हमने घोषणाएं करनी है और अमल नहीं करना है। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक हरियाणा में किसी भी नौजवान को, किसान को, महिला को फायदा होने वाला नहीं है। उसके बीच में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ये स्पष्ट करे कि जो किसान है उसकी आय को दोगुना कैसे करेगी, क्योंकि किसान का जो यूरिया का बैग है वो आपने 45 किलो किया, फिर 40 किलो कर दिया, तो उसकी तो खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ये निश्चित करे कि उसकी जो आय है उसको दोगुना कैसे करेगी। जी, दूसरी बात इसी के अंदर कि किसानों का जो अभी पिछले आपने देखा होगा कि फसलें बहुत बुरी तरह से डूब गई, बहुत लाखों एकड़ भूमि जो है हरियाणा की वो डूब गई थी, तो उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और वो लोग सारे कतार में हैं। उनका मुआवजा कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, ये बताए। कौशल रोजगार के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां ना ही आरक्षण की नीति को सही से लागू किया जा रहा है और जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर इनको अंकुश लगाना पड़ेगा, उसको सरकार सुनिश्चित करे। बजट से हम ये उम्मीद करते हैं। और इसके बाद जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, जो बार बार नौजवान भटकते हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द होती हैं, कभी पेपर लीक होता है, कभी वो लेट होती हैं भर्तियां, तो इन चीजों को भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि इनके सुनिश्चित किए बिना सरकार कहीं भी आगे किसी भी पटल पे आगे नहीं आ सकती। हम चाहते हैं कि हरियाणा के नौजवान को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा की महिलाओं को, सबको एक खुशहाली मिले, लेकिन सरकार कहना और करना दोनों, कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है सुरेंद्र जी, तो उस चीज को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है वैशाली जी, सुरेंद्र जी तो अभी हमारे साथ है, उनके पास इतने सवाल हैं। अभी विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है, तो सवालों का पूरा एक लिस्ट तैयार है कांग्रेस के पास, क्या बीजेपी के पास जवाबों की लिस्ट है तैयार? जी, हमारे पास तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, जवाब उनके पास नहीं होते जो काम नहीं करते। जो काम करते हैं उनके पास जवाब होते हैं, किसी भी समय पूछ लें। मुझे आज ये बताया गया था कि जो डिबेट है वो हुड्डा जी ने मीटिंग ली है, इस पर डिबेट है। मुझे पता भी नहीं था कि बजट पर डिबेट है, लेकिन हमें पता है हमने क्या क्या काम किए। तो इसलिए हम हर चीज का जवाब, जब हम एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हर चीज का जवाब दे सकते हैं, तो जो इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जो इन योजनाओं को जमीनी तौर पर इनको क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जो बैठक ली है वो इसी संदर्भ में ली है, क्योंकि ये बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले कांग्रेस तैयारियां कर रही है। इनको कितनी भी तैयारियां कर लें, इनकी इतनी मीटिंगें होती हैं, इतनी बैठकें होती हैं, आज तक किसी का हल निकल पाया? ये बात करते हैं हमारी, हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया, इन पे तो अपना संगठन तक नहीं बना सारा। जिला अध्यक्ष भी इनके इतने संगठन नहीं। सुरेंद्र जी, वैशाली जी कह रही है कि तैयारी तो पहले से ही है बीजेपी की, आप कभी भी पूछिए वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात इन्होंने मेरे से सवाल किया था, इन्होंने मेरे से सवाल किया था और आपने इतना समय नहीं दिया था कि मैं इनको जवाब दे पाऊं। आधे सवालों का मैंने इनको जवाब दे देता, आधों का और सुन ले, क्योंकि फिर दोबारा से वही बात करेंगे तो सवाल तो घिसे पिटे वही है, रिपीटेड, तो मैं जवाब दे देती हूँ। क्यों समय बर्बाद करना? भारत में शुरू हुए आने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने स्टार्टअप शुरू हुए, कितने खत्म हो गए हैं, वो मैं इनको बता देती हूँ। हमारे भाजपा की सरकार आने के बाद DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या जो है वो लगभग 1.97 लाख हो चुकी है अब तक, और ये वो स्टार्टअप्स हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। इनमें से कुछ भी बंद नहीं हुआ है, जो बंद हुए, जो खुलने के बाद बंद हुए, वो 6,385 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, उनका कारोबार खत्म हुआ है। तो आप ये देखें कितने बड़े लेवल पे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, जिसमें से 2 लाख के आसपास स्टार्टअप्स रेडी हैं, चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त है और बिलियनियर में भी पहुंचे हैं। ठीक है, इसमें से कुल 6,500 भी पूरे नहीं बैठते हैं जो स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। तो अब आप देखें कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत, जो मान्यता प्रोग्राम के तहत माननीय मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी प्रत्येक प्रदेशों में, प्रत्येक राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर लोगों ने उस एक आइडिया से, उस एक मान्यता प्राप्त विचार से कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है। जबकि लास्ट रिएक्शन का समय हो चुका है, एंडी कमेंट्स। राजेंद्र जी 10 सेकंड आपके पास, सभी मेहमानों को 10-10 सेकंड का समय, एंडी कमेंट्स अपने दीजिए। राजेंद्र जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि
बजट जो है पूरे साल की योजना है और पूरे प्रोग्रेस तय करता है। तो मंथन के आधार पर जो कुछ भी बजट आएगा, कर्ज की जहाँ तक बात है कि कर्ज को नियंत्रित करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि फिर कर्ज बढ़ता है तो उसके साथ ब्याज बढ़ता है और उसको चुकाने में काफी पैसा चला जाता है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्ज को डाउन किया है, कुछ ब्याज को भी कम किया है, और उधर जो पूंजीगत बंटवारा है उसका बजट का जो पूंजीगत हिस्सा है वो बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, कोई 12 लाख करोड़ के आसपास किया है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि स्थायी विकास के काम जो होते हैं उस पर जो पैसा खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो मुझे लगता है कि अब हरियाणा सरकार भी इस दिशा में स्टेप लेगी, क्योंकि विपक्ष ने भी बड़ी आलोचना और हल्ला मचाया हुआ है। पिछले मनोहर सरकार के समय से ही ये शोर मचा हुआ है कि हरियाणा कर्ज के बोझ में दबा हुआ है और उनकी पॉलिसी चारवाक की नीति है, कर्ज लो और भी पियो वाली। तो कर्ज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्ज का ज्यादा बढ़ना जो है वो ब्याज को बढ़ाता है और ब्याज से फिर विकास का पैसा उधर डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल तो अब देखते हैं कि सरकार किस तरह से। माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सुरेंद्र जी और वैशाली जी, केवल 10-10 सेकंड का समय, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। सबसे पहले सुरेंद्र जी, उसके बाद वैशाली जी, आपके पास आ रही हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ सरकार ये बताए कि जब इतना कर्ज बढ़ चुका है तो जो मनरेगा योजना है उसमें पहले से ही जब हम नहीं पैसा दे पा रहे थे और सिर्फ 40 से 50 दिन का ही रोजगार दे पा रहे थे, तो अब जब 40% हरियाणा प्रदेश को देना पड़ेगा तो वे कैसे देंगे? तो इससे मजदूर की हालत कैसे सुधरेगी? दूसरा, जो एसपी एसटी के बच्चे इतने हमारे प्रदेशों के जो बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे जो यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, नौजवान जो भटक रहा है हमारे प्रदेश का, उसको आप रोजगार कैसे सुनिश्चित करेंगे? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है वैशाली जी, का आप जल्दी से 5 सेकंड प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जो कांग्रेस ने इतने वर्षों काम नहीं किया, वो नायब सैनी जी ने 1 वर्ष में करके दिखाया। जन सेवा जिनका धर्म बने, विकास जिनकी पहचान, नायब सैनी के नेतृत्व में बदली हरियाणा की शान। किसान, युवा, नारी सम्मान, नायब सैनी का यही अभियान। सुशासन, सुरक्षा, प्रगति अपार, हरियाणा बढ़ा, विकास की धार। तो नायब सैनी जी ने अपने आप में बहुत बेहतरीन और बहुत नायाब काम किए हैं। ये उनकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता विपक्ष। इसलिए कितने भी सवाल पूछें, कितने भी क्वेश्चन लगाएं, कितने भी आरोप लगाएं, कितने भी आक्षेप लगाएं, नायब सैनी जी ने अपने आप में बहुत ही नायाब और बेहतरीन काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जनता का रैप अप करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो बजट सत्र को लेकर सियासी पारा पहले से ही हाई हो चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम समावेशी बजट लाएंगे, ऐसा बजट लाएंगे जो सबका विकास करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि जनहित का कोई काम सरकार नहीं कर रही। अब विपक्ष भी अपनी तैयारियों के लिए लगातार मंथन में जुटा हुआ है। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और सरकार को घेरने का पूरा ढांचा विपक्ष की ओर से तैयार किया जा चुका है। अब इंतजार है बजट सत्र का, जब ये पता चलेगा कि बजट उम्मीदों का दस्तावेज होगा या फिर सियासी अखाड़ा या टकराव में तबदील होगा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।